नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, एकदम बिंदास और एकदम बेहतरीन हो। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन। जल्दी से सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ आ जाइए। क्लास आप लोगों की अब हम शुरू कर रहे हैं। सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को हमारा प्रणाम और सभी प्यारे दोस्त जय हिंद, जय भारत। तो जल्दी से आए, क्लास के साथ जुड़े और एक बार मुझे बताइए कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है प्यारे बच्चा, फटाफट से बताइएगा कि क्या आप लोग सभी प्यारे दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं। आप लोगों तक मेरी जो आवाज़ है वो पहुंच रही या नहीं। उम्मीद तो है कि सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे होंगे, सभी बच्चों की आवाज़ पहुंच रही होगी और क्लास भी आपकी अब चल चुकी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की, इसका नाम है, एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक यानी न्यूट्रिशन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट की। तो हम लोग पढ़ रहे थे भाई कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो चलिए आइए जल्दी से सभी दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। यस मैम, यस मैम। तो दैट्स मीन आवाज़ सबको पहुंच रही है। तो आ जाओ, हेडिंग डालते हैं एक बार फिर से, कार्बोहाइड्रेट। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे कल की क्लास में, तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप बताए थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो टाइप हैं उन्हीं पर हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स में अब हमने कल की क्लास में मोनोसेकेराइड को पढ़ लिया था। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जहाँ शर्करा का एक अणु होता है, और इनके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे हमने, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब चल रहे थे हम लोग डाइसेकेराइड की तरफ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डाइसेकेराइड को। तो हम लोग डाइसेकेराइड से चीज़ों को फिर से एक बार शुरू, डाइसेकेराइड्स। तो जो डाइसेकेराइड होते हैं ना, यहाँ से मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो डाइसेकेराइड है इनके भी एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये शर्करा के दो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, या कई बार जब दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। ये बात कल की क्लास में हमने करी थी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं कि मैडम ये जो डाइसेकेराइड है इसके आप हमें उदाहरण बता रही थी कल की क्लास में। इसके आपने हमें एग्जाम्पल बता दिया था, एक एग्जाम्पल, जो कि क्या था भाई, तो एक एग्जाम्पल हम कर चुके थे। आपको मैंने बता दिया था कल सेकेराइड, या आपको मैंने बताया था कल सुक्रोज के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सुक्रोज के बारे में कल की क्लास में पढ़ चुके। सुक्रोज, इसको मैंने आपको कल बता दिया था, गन्ने में पाई जाती है। किसी को टेबल शुगर चीनी कहते हैं, किसी को एलिफेंट शुगर कहते हैं, और ये एक मोलिक्यूल ग्लूकोज और एक मोलिक्यूल फ्रक्टोज का जब आपस में जुड़ता है उनके जुड़ने से बन। तो सुक्रोज को तो हमने कल की क्लास में कर लिया था कंप्लीट। आ जाइए अब डाइसेकेराइड के दूसरे उदाहरण की तरफ चल। तो डाइसेकेराइड का जो दूसरा उदाहरण है दोस्त, ये हो जाता है माल्टोज। तो आइए बात करते हैं माल्टोज से। ठीक है, माल्टोज। अच्छा, ये जो माल्टोज है ये किस में पाई जाने वाली शर्करा है? तो माल्टोज को हम अनाजों की शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? अनाजों की शर्करा है, ये अनाजों में पाई जाती है। तो ये किसकी शर्करा है? अनाजों की। ठीक है, अनाजों की शर्करा इसको हम लोग। तो कभी भी पूछे कि अनाजों की शर्करा किसको कहा जाता है, शुगर ऑफ सीरियल इसको कहा जाता है, शुगर ऑफ सीरियल्स। ठीक है, तो ये सीरियल्स की शुगर के नाम से जानी जाती है। सीरियल्स होते हैं अनाज, जैसे मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, इनके अंदर पाई जाने वाली शुगर होती है ये माल्टोज, यानी ये बीजों में पाई जाती है। तो कई बार ऐसे भी आ जाता है कि बीज जो होते हैं, सीड, उनमें कौन सी शुगर होती है, तो ये बीज की शर्करा के नाम से जानी जाती है। हरियाणा में ना एक दारू बनाई जाती है जौ वगैरह के पानी से, जिसको माल्टा कहते हैं, माल्टा। तो प्यारे दोस्त, माल्टा वर्ड उसका इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो जो इनके बीजों से बनाई जाती है। तो माल्ट का मतलब ही होता है बीज। तो ये बीजों में पाई जाने वाली शर्करा या अनाज में पाई जाने वाली शर्करा होती है। 1 फरवरी वाला टेस्ट में 139, ठीक है, ठीक। चलो चलो बेटा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्लियर? आवाज आ रही है? चलिए, तो अब देखो यहां से, तो ये अनाजों की शर्करा के नाम से जानी जाती है। अब इसके बारे में हम लोग बात करें माल्टोज के बारे में, तो ये भी एक तरीके का डाइसेकेराइड है। तो मतलब दो मोनोसेकेराइड से जुड़कर बनी होगी। तो कौन कौन से दो मोनोसेकेराइड हैं
जो माल्टोज को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई एक मॉलिक्यूल यहाँ ग्लूकोज का रहेगा। देखो बेटा, ग्लूकोज सभी में पाई जाती है। ग्लूकोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हर किसी को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर सुक्रोज बना रहे हो उसमें भी ग्लूकोज है, आप माल्टोज बना रहे हो उसमें भी ग्लूकोज है, आप लैक्टोज बना रहे हो उसमें भी। तो ग्लूकोज हर कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको मिलेगा। तो ग्लूकोज के यहाँ दो मॉलिक्यूल, तो यहाँ दोनों ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आपको देखने को। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जब ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, तो कौन से कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, कौन से डाइसेकेराइड को बनाते हैं। अखिलेश, आपका मैसेज आ रहा है मेरे, ठीक है। चलो, सेकेरिन किसकी बनी होती है बेटा? सेकेरिन आर्टिफिशियल शुगर है, उसमें भी हम लोग आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो, अब मुझे बताएं जल्दी से कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, एक ये रहा ग्लूकोज, एक ये रहा ग्लूकोज, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो कौन से डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं? तो आंसर लगा के आओगे माल्टोज, ठीक है। क्लियर? चलो, तो माल्टोज के बारे में इतना पढ़ना है। अब तीसरा एग्जाम्पल, भाई डाइसेकेराइड का तीसरा एग्जाम्पल ये हो जाता है, आप बताएंगे लैक्टोज। ये हो जाता है लैक्टोज। लैक्टोज से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। लैक्टोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप है? तो बताओगे डाइसेकेराइड। तो ये क्या है? यह है दूध की शर्करा के नाम से जाना जाता है। दूध की शर्करा, तो ये क्वेश्चन आता है कि दूध की शर्करा किसे कहते हैं, या दूध में जो मीठापन होता है वो कौन सी है? तो आप बताते हो ये लैक्टोज, इट इज मिल्क शुगर। इसको क्या कहते हैं दोस्त? मिल्क शुगर कहते हैं। इट इज मिल्क शुगर। भाई ये दूध में पाई जाती है, दूध की शर्करा। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि दूध में मीठेपन का कारण कौन सी शर्करा होती है? तो दूध में मीठेपन का कारण होती है, ठीक है। तो दूध में मीठापन होता है ना, मीठेपन का कारण यही बनती है। तो कौन सी शर्करा दूध में मीठेपन का कारण होती है? तो यही शर्करा होती है, ठीक है। स्वीटनेस ऑफ मिल्क। तो कभी भी पूछे कि मिल्क के अंदर जो स्वीटनेस होती है, स्वीटनेस ऑफ मिल्क इज ड्यू, ठीक है, इज ड्यू, इसी की वजह से दूध में मिठास होती है। अब कहोगे हम तो दूध में चीनी डालकर पीते हैं मैम, उसकी वजह से मिठास आती है, ठीक है, उसकी वजह से मिठास आएगी। कहाँ नहीं लिखा इंग्लिश में बेटा, ये बताओ। अच्छा, लिख तो दिया इंग्लिश में मैंने आपको, कौन सी चीज़ नहीं लिखी इंग्लिश में? तो भाई माल्टोज अनाजों की शर्करा, इसको शुगर ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। ये ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से बनता है। लैक्टोज के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। ये दूध की शर्करा, इट इज मिल्क शुगर। दूध में मीठेपन का कारण यही होती है ना, तो स्वीटनेस ऑफ मिल्क इज ड्यू, इसी की वजह से स्वीटनेस होती है दूध के अंदर। अब दूध जो है प्यारे दोस्त, ठीक है, ठीक है, अब देखो, जब दूध में हम मीठापन लाते हैं तो उसमें चीनी मिलाकर खाते हैं। कभी क्या ट्राई करना आप लोग कि दूध लेना और दूध में पानी मत डालना, अब उसको ऐसे उबाल कर ठंडा करके पीना, तो हल्का हल्का सा दूध तुम्हें मीठा लगेगा अपने आप, बिना चीनी डाले। जैसे कि दूध का हम खोवा निकालते हैं, मावा बनाते हैं ना दूध का, उस मावे में भी हल्की हल्की मिठास होती है। तो वो मीठापन जो दूध के अंदर होता है वो इसी की वजह से होता है। तो लैक्टोज वर्ड कहीं भी आए समझ जाना दूध की बात हो रही है, और दूध के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट या दूध में पाई जाने वाली शर्करा कभी भी पूछे तो लैक्टोज बताना। क्लियर? अब ये लैक्टोज एक तरीके का डाइसेकेराइड है, तो मैडम ये भी दो तरीके के मोनोसेकेराइड से बनता होगा, बिल्कुल। जैसे कि हमने सुक्रोज की बात करी थी, सुक्रोज एक मोलिक्यूल ग्लूकोज, एक मोलिक्यूल फ्रक्टोज, उन दोनों से बन रहा था। अभी अभी माल्टोज की बात करी, यहाँ पर दोनों ही मोलिक्यूल ग्लूकोज के हैं। तो मैम लैक्टोज में कौन कौन से दो मोनोसेकेराइड मिलते हैं? तो लैक्टोज के अंदर भी आपको पूछा जाएगा, तो आप बताओगे कि जो लैक्टोज होता है इसमें भी एक मोलिक्यूल ग्लूकोज का होता है। अभी मैंने बताया था ना, ग्लूकोज तो हर जगह मिलेगी, इसमें भी एक मोलिक्यूल ग्लूकोज का और दूसरा मोलिक्यूल गैलेक्टोज का होता है। गैलेक्टोज कल पढ़ाया था ना कि कुछ मात्रा में दूध में पाई जाती है, तो बिल्कुल ये गैलेक्टोज जो होती है ये ग्लूकोज के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? लैक्टोज का निर्माण करती है। तो जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का आपस में मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं भाई बंदो? तो बताओगे वो निर्माण करते हैं लैक्टोज का,
ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कच्चा दूध पीने से बीमारी नहीं होती भाई। कच्चा दूध पीने से, तुम देखते हो गांव में लोग बाग ऐसे होते थे कि भैंस का जब दूध निकाला जाता था तभी उसको पी जाते थे। तो वो तो अपने शरीर की पाचन प्रणाली पर है, किसी को पच जाता है किसी को नहीं। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो तो भाई अब चलते हैं आगे। तो डाइसेकेराइड से इतना पढ़ना है। अब हम चलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के दूसरे टाइप की तरफ, जो कि है आप लोगों के ओलिगोसेकेराइड। अब बात करेंगे किसकी भाई? ओलिगोसेकेराइड की। तो ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट के ही टाइप है, और कल लिखवाया था कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं ये ओलिगोसेकेराइड। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनसे कैसे क्वेश्चन बनता है, या ओलिगोसेकेराइड कौन होते हैं? तो बेटा समझना, देखो जहां पर शुगर का एक मॉलिक्यूल था वो तो मोनोसेकेराइड थे, जहां पर शुगर के दो मॉलिक्यूल थे वो डाइसेकेराइड थे, और जहां पर शुगर के 2 से 10 के बीच में मॉलिक्यूल नजर आते हैं, या यूं कहें कि 3 से 10 के बीच में मॉलिक्यूल नजर आते हैं, एग्जैक्टली जब दो थे तो बिल्कुल आपको समझ में आया कि वो तो डाइसेकेराइड थे। लेकिन जब 2 से और 10 के बीच में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। तो लिख लीजिएगा कि भाई ये शर्करा के 3 से 10 अणु होते हैं, मतलब इनमें 3 से 10 तक अणु हो सकते हैं। तो ये शर्करा के 3 से 10 अणु होते हैं। कहीं कहीं ऐसा लिखा मिल जाता है कि ये शर्करा के 2 से 10 अणु होते हैं। तो भाई एग्जैक्टली जब 2 था उसको तो डाइसेकेराइड ही बोलेंगे, लेकिन जब 2 से ज्यादा और 10 के बीच में आ जाए तो उसको ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। तो आप लोग लिखोगे दीज आर 10 molecule of sugar, 10 molecules of sugar, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये शर्करा के 3 से 10 के बीच में पाए जाने वाले अणु होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? इनके टेस्ट की बात करें तो भाई ये हल्के मीठे होते हैं। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड बहुत ज़्यादा मीठे थे, तो ये कैसे होते हैं? हल्के मीठे होते हैं। इनका जो स्वाद होता है वो हल्का मीठा होता है, लाइट स्वीट होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? लाइट स्वीट, बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते, ठीक है। और पानी में भी पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होते। जब इनको आप पानी में डालोगे, जब इनको आप वाटर के अंदर डाल देंगे बेटा, तो मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड तो पानी में मिल रहे थे, ये पानी में पूर्ण रूप से नहीं मिलते, ठीक है। तो आधे घुलनशील होते हैं, आधे घुल जाएंगे आधे रह जाएंगे, ठीक है, आधे घुलते हैं। तो पानी में ये क्या करते हैं? आधे घुलते हैं, ठीक है, हाफ डिजोल्व करते हैं, हाफ डिजोल्व, क्लियर। तो पानी के अंदर ये कितना डिजोल्व होते हैं? हाफ डिजोल्व होते हैं, पूरी तरीके से नहीं घुलते, आधे घुल जाते हैं आधे रह जाते हैं, ठीक है, क्लियर। बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगने लगा है मैम आपकी वजह से। नीतीश बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बच्चे का डाउट है मैं पढ़ नहीं पाई, उसका बस ये था कि मैम जवाब क्यों नहीं देते हो। बेटा मैं कमेंट ही नहीं पढ़ पाई, आपका कमेंट निकल गया था, बस पीछे से मुझे एक लाइन नजर आई थी। आगे देखूंगी तो जवाब भी मैं ज़रूर दूंगी बेटा, ठीक है। चलो अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इनके उदाहरण बहुत ज़्यादा नहीं आते पेपर, इनके एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं आते, और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इनके है भी नहीं। तो एक एग्जाम्पल याद रखना, स्टेकायोज, स्टेकायोज, ठीक है। तो आपको पूछ लेगा कि स्टेकायोज क्या है, तो आप बताते हो स्टेकायोज एक तरीके का ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ओलिगोसेकेराइड के अंदर आता है, स्टेकायोज, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक, तो ये आपको बस याद रखना, ये सब्जियों वगैरह के अंदर आपको देखने को मिल जाता है स्टेकायोज, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं तो बहुत ज्यादा पेपर में आता है पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पॉलीसेकेराइड जो होता है उसकी बात करते हैं। तो अंतिम रूप कार्बोहाइड्रेट का लास्ट टाइप पॉलीसेकेराइड। तो भाई आइए अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोली, ठीक है, पॉलीसेकेराइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलीसेकेराइड से। तो देखो पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है बहुत सारे,
जैसे मोनो का मतलब एक था, डाई का मतलब दो था, ओलिगोसेकेराइड का मतलब जहां पर शर्करा के 3 से 10 अणु हो। अब पॉलीसेकेराइड मतलब पोली का मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर पोली जो शब्द है इसका मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे, मैनी, है ना। और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा, तो जहां शर्करा के बहुत सारे मोलिक्यूल उसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, पॉलीसेकेराइड। तो आप लोग लिखेंगे कि ये शर्करा के, आप लोग लिखेंगे ये शर्करा के बहुत या 10 से अधिक, है ना, 10 से कितने भी अधिक हो सकते हैं, 10 से अधिक अणु है, 10 से अधिक अणु है। भाई 10 तक तो ओलिगोसेकेराइड में आ गए थे, अभी लिखवाया था देखो, 3 से 10 तक तो आ गए थे आपके ओलिगोसेकेराइड में। अब 10 से जितने भी ज्यादा होंगे वो सब आ जाएंगे पॉलीसेकेराइड में। तो पॉलीसेकेराइड का मतलब जहां शर्करा के 10 से अधिक अणु है, तो ये शर्करा के 10 से अधिक अणु हैं। क्लियर, तो लिखेंगे भाई दीज आर मोर देन 10 मोलिक्यूल, more than 10 molecule of sugar, 10 molecules of sugar। तो ये शुगर के 10 से ज्यादा अणु हैं। समझ में आ गई भाई बात, ठीक है, क्लियर। प्रकाशनी, प्यारे दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आओ आगे बात करते हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि मैम ये इनका टेस्ट कैसा होता है। तो दोस्तों अगर आप इनको टेस्ट करोगे ना तो ये कैसे भी नहीं लगेंगे तुम्हें। मतलब इनका टेस्ट कैसा होता है मैम, ये स्वादहीन होते हैं, कोई टेस्ट नहीं है, ना खट्टे ना मीठे ना कड़वे, कोई टेस्ट ही नहीं है इनका। तो कौन से कार्बोहाइड्रेट टेस्टलेस होते हैं, तो ये होते हैं भाई टेस्टलेस, इनका कोई स्वाद ही नहीं होता, स्वादहीन होते हैं, ठीक है, स्वादहीन। तो कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जो टेस्टलेस होते हैं, पॉलीसेकेराइड। मैम जब इसको हम पानी में डालेंगे, है ना, जब इनको हम पानी में डालेंगे वाटर में, तो ये क्या रिएक्शन देंगे। तो जब आप इनको पानी में डालोगे ना तो पानी में ये अघुलनशील होंगे, ये पानी में घुलते ही नहीं है भैया, पानी में अघुलनशील होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, पानी में नहीं घुलते भाई, ऐसे ही पड़े रहेंगे पानी में। अभी तक हमने मोनोसेकेराइड पढ़े थे, पानी में घुल जाते थे, डाइसेकेराइड वो भी पानी में घुल जाते थे, ओलिगोसेकेराइड आधे आधे घुल रहे थे पानी में, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं घुलते भैया, ये पानी में नहीं घुलते, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। तो कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जो पानी में नहीं घुलते, तो आपने बता दिया पॉलीसेकेराइड। तो ये सबसे अलग होते हैं और शर्करा के 10 से अधिक अणु होते हैं जो पॉलीसेकेराइड। अब बारी आती है पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल की जो बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। तो चलिए आइए, नैन्सी क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा। कमेंद्र आपका कमेंट दिख रहा है, पहुंच रहा है आपका कमेंट, क्लियर। चलो ठीक है मैम, जो आधे आधे घूमते हैं वो आधे, आधे का कमेंट फिर निकल गया। चलो देखो इधर, अब आओ, अब देखो इधर भाई, अब पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है, पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल्स, पॉलीसेकेराइड के उदाहरण, ये बहुत सारे हैं भाई पॉलीसेकेराइड। तो इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं ना, तो ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। आधे एग्जाम्पल तो पढ़ चुके हो आप लोग, अभी मैं आपको देखो याददाश्त आपकी वापस लेकर आऊंगी। आधे तो तुम लोग पढ़ चुके हो सारे गजनी, अब तुम में से कोई गजनी अगर है तो भाई उसकी याददाश्त तो मैं भी वापस नहीं लेकर आ सकती हूँ, लेकिन हाँ जो नॉर्मल है उसकी याददाश्त आ सकती है, जैसे कि समझना, ठीक है। देखो इनका पहला एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। कितने बच्चों ने सेल्यूलोज का नाम सुना है, सेल्यूलोज बताओ जल्दी से, कितने बालकों ने सेल्यूलोज का नाम सुना है। सेल्यूलोज मैंने आपको पढ़ाया था, सेल्यूलोज कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है, और मैंने बताया था कि पादपों की कोशिका भित्ति इसी से बनी होती। तो ये क्या काम करता है, पादप कोशिका भित्ति बनाता है। लिखवा चुकी थी, एक बार फिर से रिकॉल हो गया कि पादपों की जो सेल वॉल है,
पादप कोशिका भित्ति बनाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो आपको पूछता है कि पादपों की कोशिका भित्ति कौन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो पादपों की कोशिका भित्ति बनाता है? विच कार्बोहाइड्रेट मेड सेल वॉल ऑफ प्लांट? तो आप बताते हो ये होता है सेल्यूलोज, यानी सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है, याद रखना, है ना। बिल्कुल। तो ये क्या करता है? तो आप लोग बताओगे सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेल वॉल ऑफ प्लांट, ठीक है, मेड अप ऑफ इट, मेड अप ऑफ इट। तो सेल्यूलोज की ही बनी हुई होती है पादपों की कोशिका भित्ति। चलिए दूसरा अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं तो दैट इज काइटिन। कितने बच्चों को काइटिन याद है? बताओ, काइटिन कितने बच्चों को याद है? काइटिन भी मैंने आपको पढ़ाया है। कितने ऐसे दोस्त हैं जो इसका नाम याद है जिनको? ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, स्टार लगा दिया मैंने। तो भाई काइटिन ये भी आपको पेपर में आया है, ठीक है। जल्दी से बताओ। दीदी मैं हूं गजनी, पंडित विशाल। तो गजनी जी आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप गजनी हैं, आप हीरो भी बन सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर बात करते हैं हम कि भाई यहाँ पर काइटिन क्या करता है? ये भी पढ़ा था, कवक की कोशिका भित्ति बनाता है। तो ये क्या करता है? कवक कोशिका भित्ति बनाता है। कवक की कोशिका भित्ति मैंने आपको बताया था, जो फंगस होते हैं जैसे मशरूम वगैरह, तो एक कवक की कोशिका भित्ति को बनाता है। तो ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिकॉल हो गया, ठीक है। यानी ये क्या करता है? सेल वॉल ऑफ फंगस, सेल वॉल ऑफ फंगस। तो फंगस की सेल वॉल को बनाने का काम करता है, ठीक है। इज मेड ऑफ, ठीक है, मेड अप ऑफ इट, क्लियर। इसी से बनती है फंगस की सेल वॉल। अब ये काइटिन एक और काम करता है, बताओ और क्या काम करता है? मैंने आपको बताया था ये एक और काम करता है जो आपने कॉकरोच देखा है, देखा है कॉकरोच, ठीक है। हाँ, तो एक बच्चा बता भी रहा है कि कीटों का बाह्य कंकाल बनाता है, बिल्कुल। तो वो भी पॉइंट याद हो गया, वो मैं भी आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। चलिए आइए अगला जो एग्जाम्पल होगा इसका वो हो जाता है दोस्त ग्लाइकोजन। बहुत ज्यादा आता है ग्लाइकोजन से क्वेश्चन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन तो आपने कहा एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारे होते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन? तो आप कहोगे पॉलीसेकेराइड है। तो ग्लाइकोजन जो होता है ये क्या काम करता है? ये क्या होता है ग्लाइकोजन? तो ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है, यानी कि टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। अब ये ग्लाइकोजन क्या करता है ना, ये कहाँ पाया जाता है? तो प्यारे दोस्त ये हमारे शरीर में है ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में कहाँ है? हमारे लीवर में और हमारी मसल्स में, हमारी मांसपेशियों, ठीक है। तो प्यारे दोस्त आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जंतुओं के अंदर, और ये कवक के शरीर में भी है, ये इसमें भी है, जो फंगस होते हैं इनके शरीर में भी है, हमारे शरीर में भी है और कवक के शरीर में भी है, पेड़ों के शरीर में नहीं है ये ग्लाइकोजन। तो मैम ये क्या है? ये हमारी अतिरिक्त ऊर्जा है, एक्स्ट्रा एनर्जी। जैसे अगर आज मान लीजिए आज मैंने आपको कहा कि बच्चों आज खाना खा लो, अगले 2 दिन तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तो तुम कहोगे ठीक है मैडम, तो तुम क्या करोगे? अच्छे से आज खाना खा लोगे, ये सोच सोच कर कि कल तो खाना मिलेगा ही नहीं भाई, परसों भी खाना नहीं मिलेगा। तो आज आपने भरपेट खाना खा लिया, बहुत पूरे दिन का आपने खाना खाया, फिर आ गया कल, है ना, मान लीजिए कल आ गया, अब कल आपको खाना नहीं मिलेगा, तो क्या कल तुम मर जाओगे अगर मैंने आपको खाना नहीं दिया? तो तुम कहोगे नहीं मैडम, भूख तो जरूर लगेगी लेकिन मरेंगे तो नहीं, हमारा लीवर किडनी सारे ऑर्गन तो काम करेंगे ही, बिल्कुल हम जिंदा रहेंगे, हम भी काम करेंगे, नहाएंगे धोएंगे पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। आप अगले एक और दिन हमें खाना मत दो, हम मरेंगे तो तब भी नहीं, तब भी हम थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाएगी, बट फिर भी हम सारे काम करेंगे, बोलेंगे, है ना, ये सब करेंगे। तो भाई तुम्हें जब मैंने खाना नहीं दिया फिर भी तुम्हारे अंदर एनर्जी आ रही है, तो वो एनर्जी कहाँ से आई? तो वही एनर्जी तो है ये ग्लाइकोजन। तो बेटा हमारे शरीर में जो हमें खाने से एनर्जी मिलती है ना, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा हमारे लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है ना। तो अब जिस दिन तुम्हें खाना नहीं मिलता उस दिन लीवर कहता है खाना तो आया ही नहीं, अब कैसे करें? तो अब लीवर फिर उसी एनर्जी से आपके बॉडी को चलाने लगता है, आपका हार्ट किडनी सब उसी एनर्जी से काम करते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे आपके जो सारे ऑर्गन है वो उस एनर्जी को यूटिलाइज कर ले।
है ना। और एक दिन ऐसा आता है कि जब लीवर के पास ये एनर्जी भी खत्म हो जाती है। अगर मैं तुम्हें आगे आने वाले 10-15 दिन खाना ना दूं तो फिर तुम मर सकते। तो इसीलिए ये ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है शरीर से, इसीलिए हम मर जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन क्या होता है? ये ग्लाइकोजन होता है, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं इसका करवा चौथ वाला बताती हूँ। करवा चौथ का जो व्रत रखते हैं हम लड़कियां, वो निर्जला व्रत रखते हैं, पानी तक नहीं पीते। लेकिन फिर भी तुमने देखा उस दिन हम कितने एक्टिव रहते हैं, कितनी एनर्जेटिक रहते हैं। पूरा मेकअप भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, खाने भी बनाएंगे पूजा के, पूरा काम करते हैं। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से आई? इस ग्लाइकोजन से। क्योंकि एक दिन पहले पता होता है कल करवा चौथ का व्रत रखना है, तो एक दिन पहले खूब ठूस ठूस कर खा लेते हैं, खूब सारी एनर्जी हमारे लीवर में स्टोर हो जाती है। वही है ये ग्लाइकोजन। तो ये क्या होता है? तो आप लोग बताओगे यह है जंतु तथा कवक में, जंतु तथा कवक, है ना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। कवक में संचित ऊर्जा है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर रहती है वो किस रूप में रहती है? इसी रूप में, है ना, संचित ऊर्जा है। तो ये जंतु तथा कवक में संचित ऊर्जा है। तो इट इज स्टोर्ड एनर्जी, इट इज स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी है ये हमारे अंदर, स्टोर्ड एनर्जी इन एनिमल एंड फंगस। ठीक है, एनिमल एंड फंगस। एनिमल और फंगस में ये क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी होती है ना। क्लियर है ना, समझ में आ गई ना बात? हाँ, तो ये होती है आपका ग्लाइकोजन। अब एक और प्रश्न आता है कि हमारे शरीर में ये ग्लाइकोजन कहाँ है? जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारे यकृत और हमारी मांसपेशियों में संचित हो, यकृत तथा पेशी में होता है ये। ठीक है, यकृत तथा पेशी में पाया जाता है। तो ये ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? हमारे यकृत और पेशी में पाया जाता है। एक पॉइंट मैंने इसके बारे में ये लिख दिया। तो आप लोग लिख सकते हो कि ये जो ग्लाइकोजन होता है ये कहाँ होता है? तो फाउंड इन लीवर। ये कहाँ मिलता है? हमारे लीवर में, फाउंड इन लीवर एंड मसल्स। ठीक है, आपकी मसल्स में और आपके लीवर में ये आपको देखने को मिलता है, या वहीं पर स्टोर होता है ये। ठीक है, क्लियर? आ गई ना बात समझ में? मैम करवा चौथ बाद फास्ट रखने का बढ़िया दिया जाता, समझ नहीं आ रहा भाई क्या कह रहे हो। चलो अब इधर देखो, मेरा डाउट से बताओ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और जल्दी से बताओ अभी क्लास सही चल रही है? बीच में मुझे लग रहा था बफ आ गया था थोड़ा सा। हाँ भाई, अब सही चल रही है क्लास, है ना? तो बीच में बफ आ गया था, अब क्लास ओके है, बिल्कुल अब सही चल रही है। वीडियो रुक गई थी बीच में, मुझे पता है, अब सही चल रही है ना? तभी मैं खड़ी हूँ और कमेंट पूछ रही हूँ बच्चों से। तो करवा चौथ तक की तो बात हमने कर ही ली थी, है ना? ये तो समझ ही लिया था कि ग्लाइकोजन जो होता है ये जंतु और कवक में संचित ऊर्जा है, और ये हमारे यकृत और हमारी मांसपेशियों में स्टोर रहता है। ठीक है, ग्लाइकोजन। अब प्लांट में भी ऐसे ही खाना स्टोर रहता है दोस्तों, पौधों के अंदर भी खाना संचित रहेगा। ठीक है, ये मिट गया है, इसको लिख देती हूँ। इट इज स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी इन प्लांट, एनिमल एंड फंगस। अब यहां पर क्या होगा कि ये पौधों में संचित ऊर्जा रहती है। ठीक है, अब चल रही है क्लास, अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब क्लास को एक बार एप्लीकेशन से बाहर आकर दोबारा से ज्वाइन कर लो जब चल रही है, कई बार इशू आ जाता है एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, चलो अब देखो इधर। तो ये क्या होती है प्यारे दोस्त? ये पौधों में संचित ऊर्जा होती है ना? अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है नंबर 5 पर, कि भाई पॉलीसेकेराइड का अगला एग्जाम्पल होगा हेपेरीन। क्या होगा दोस्त? हेपेरीन। ये हेपेरीन मिलता है आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, हेपेरीन। तो ये हेपेरीन जो होता है ये भी आपके ये रक्त में पाया जाता है, और क्या करता है? तो इसका काम भी पूछा जाता है। तो आप बताओगे यह धमनी तथा शिराओं में, आपकी जो धमनी है बेटा तथा शिराओं में, आपकी जो शिराएं हैं अभी बताऊंगी क्या होती हैं। ठीक है, यह धमनी तथा शिराओं में रक्त को जमने से बचाता है। क्या काम करता है? रक्त को जमने से बचाता है। ठीक है, इसका ये काम होता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है आपको। ठीक है, बचाता है, इसका काम हो जाता है धमनी और शिराओं में रक्त को जमने से बचाता है। यानी लिखेंगे इट प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, इट प्रिवेंट ब्लड क्लोट।
ये क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग इनसाइड द आर्टरी एंड वेन। इनसाइड द आर्टरी एंड वेन। अच्छा, आर्टरी क्या होती है? आर्टरी होती है छोटी छोटी नसें, एंड वेन, वेन भी होती है छोटी छोटी नसें। इन्हीं के अंदर आप लोगों का खून बहता है। भाई आपके शरीर में देख रहे हो ना, ये देखो, ये आप अपने शरीर में देखो, ये नसें सी दिख रही है ना, ये है आपकी धमनी और शिराएं। मैम इनमें क्या होता है? इन्हीं के अंदर ब्लड बह रहा है, इन्हीं के अंदर बंद होकर ब्लड बह रहा है। अभी जैसे मैं खड़ी हूँ आपको पढ़ा रही हूँ, तो भाई मेरी नसों में, मेरी खून में पंपिंग हो रही होगी, मेरी नसों में खून पंप कर रहा होगा, बिल्कुल है ना, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है। अच्छे से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। रंजना बेटा पूछो तो सही, जब भी तो जवाब देंगे, है ना। अब लेकिन जब आप लोगों की नसों के अंदर खून कभी भी जमता क्यों नहीं है, ये पूछ लिया जाए कि ये जो धमनी और शिराएं हैं इनमें हमेशा खून बहता रहता है, क्यों बह रहा है बेटा? इसी की वजह से बह रहा है, हेपेरिन। ये हेपेरिन हमारी जो हमारी छोटी छोटी ट्यूब है ना, जिनमें खून बह रहा है, मान लीजिए ये आपकी धमनी है, ये देखो इसके अंदर ये खून बह रहा है, ठीक है। तो ये खून कभी भी इसके अंदर जमता क्यों नहीं है? ये खून जम क्यों नहीं रहा इसके अंदर? लगातार क्यों बहे जा रहा है? इसलिए बहे जा रहा है क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है हेपेरिन। क्योंकि इसके अंदर ये जो रक्त है इसमें है हेपेरिन, और ये हेपेरिन इस रक्त को जमने नहीं देता। तो इस हेपेरिन का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर जो खून है उसको कभी ये जमने नहीं देगा, ठीक है। तो हेपेरिन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बॉडी के अंदर खून है उसको कभी जमने नहीं देता? तो हेपेरिन। जब आपका खून बाहर आएगा, चोट लगी, खून बह रहा है, देखो ये गिर गया खून कितना सारा नीचे, तो जमीन पर गिरते ही वो खून जम जाता है, क्योंकि आपकी जब एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से आपका ब्लड कांटेक्ट करेगा तो वो जम जाएगा। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे कांटेक्ट करके ब्लड जम नहीं रहा है तो उसको ये नहीं जमने दे, ठीक है। तो ये शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है आपके ब्लड में, उस ऑक्सीजन से ब्लड रिएक्ट कर कर जमता नहीं है, इसी की वजह से, हेपेरिन की वजह से, ठीक है, क्लियर। चलो, हेरोइन तो अलग होती है भाई, वो ड्रग होता है एक तरीके का हेरोइन। चलो आओ, एक और एग्जाम्पल है इसका जो मैं बताने वाली हूँ अब, लास्ट, है ना, लास्ट एग्जाम्पल है नंबर 6 पर हम लोग बात करेंगे पैक्टीन की, ठीक है, पैक्टीन। तो पैक्टीन भी एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है। पैक्टीन पूछ लिया जाता है कि पैक्टीन क्या है, एक तरीके का पॉलीसेकेराइड। अब ये जो पैक्टीन होता है ना, ये किस में पाया जाता है? ये फलों में। तो ये फलों का पका हुआ भाग है, फलों का पका हुआ भाग, ठीक है, ये क्या है? फलों का पका हुआ भाग है। तो पैक्टीन क्या होता है? ये पका हुआ भाग होता है। इट इज, आप लोग बताएंगे, इट इज राइपनिंग पार्ट ऑफ फ्रूट। तो ये राइपनिंग पार्ट होता है, ठीक है, राइपनिंग पार्ट ऑफ फ्रूट, यानी फलों का पका हुआ भाग है दोस्त। मतलब तुम देखते हो ना कि जब कोई फल पक जाता है वो थोड़ा सा पिलपिला हो जाता है। जैसे आम, आम जब आप देखते हो, एक आम है वो बड़ा टाइट है तो कहते हो ये तो अभी पका ही नहीं है, लेकिन जब वो पक जाता है थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा पिलपिला सा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ना। ये हेपेरिन का सितरा। ऋषि क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? हेपेरिन जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको जमने से बचाता है। हमारी बॉडी में भी ब्लड फ्लो कर रहा है, आप लोगों के शरीर में भी खून बह रहा है, मेरी बॉडी के अंदर भी खून फ्लो कर रहा है। जिस दिन खून जम गया उस दिन हम मर जाएंगे, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर जो है खून फ्लो नहीं कर पाएगा, दिल तक नहीं पहुंचेगा, किडनी तक नहीं पहुंचेगा, किसी ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा, दिल काम करना बंद कर देगा, मर जाएंगे। अभी जो हमारे सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं वो ब्लड फ्लो कर रहा है बॉडी में, इस वजह से कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में लगातार ब्लड के फ्लो को कौन बनाए हुए है, ब्लड को जमने कौन नहीं दे रहा? ये हेपेरिन, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो यहां पर हमने कहा कि ये फलों का पका हुआ भाग है पैक्टीन। तो पैक्टीन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब फल पक जाते हैं तो वो कोमल हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, तो ये मुलायम या कोमल भाग क्या है? इसी को कहते हैं पैक्टीन। और ये पैक्टीन जो है ना प्यारे दोस्त, ठीक है, ठीक है, कमेंट पढ़ती क्यों नहीं हो मेरा? अरे मेरे भगवान, मेरा सर ना घूम जाएगा। तुम्हारी क्लास में इतने कमेंट आते हैं, पता नहीं तुमने कमेंट करने के लिए बैच लिया है क्या? मैं सबके कमेंट ही पढ़ लूं पहले, पढ़ा तो मैं बाद में लूंगी। ये सोचो कि मैं कितने, मुझे कितना पागल कर सकते हो तुम। यहाँ मैं चीजों को समझाऊं भी, लिखूं भी, बोलूं भी उन्हें साथ साथ, और तुम्हारे कमेंट भी पढ़ूं। अरे भैया पढ़ लो, पढ़ाई कमेंट से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई से सब कुछ होगा। जो वास्तव में पढ़ने वाला बच्चा होता है ना वो कभी क्लास में कमेंट ही नहीं करता।
क्योंकि कमेंट करने से हमारा दिमाग इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हमारा सारा ध्यान तो कमेंट करने पे चला जाता है। मैडम क्या बोल के निकल गई, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा दिया, वो तो निकल ही जाता है। इसीलिए अच्छे से कमेंट कम किया करो, पढ़ाई ज्यादा किया करो, ठीक है। चलो, टेलीग्राम है ना कमेंट करने के लिए। चलो इधर देखो, पैक्टीन जो है इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, अचार बनाने में, है ना। इस पैक्टीन का अचार बनाते हैं, अचार बनाने में, पिकल्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। पिकल्स होते हैं ना अचार, पिकल्स फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। और सबसे ज्यादा पूछा गया है मुरब्बा, ठीक है, मुरब्बा बनाने में। जब फल पक जाते हैं तो उनसे मुरब्बा बनाया जाता है, ठीक है। तो मुरब्बा बनाते हैं हम लोग, मुरब्बा बनाते हैं, क्लियर। तो किस भाग से मुरब्बा बनाया जाता है, तो पैक्टीन, क्लियर। जैम बोलते हैं जिसको, जैम एंड जेली फॉर्मेशन। तो जैम एंड जेली फॉर्मेशन में इसी का इस्तेमाल करते हैं, पैक्टीन का, ठीक है। आ गई बात समझ में, है ना, है ना। चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब चलते हैं आगे की तरफ और अब हम लोग अगले पॉइंट पर चले। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा खत्म हुआ। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोग अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे विटामिन। तो न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर कार्बोहाइड्रेट से इतने फैक्ट्स आपको पूछे जा सकते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैम कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं, बट मैम जब ये तुरंत ऊर्जा देते हैं तो कितनी एनर्जी देते हैं। मान लीजिए आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खा लिया, तो मैडम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अब सही है ना। आज मुझे लग रहा है शायद बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना। तो हाँ, मैं भी देख रही हूँ बफरिंग जब से चल रही है, क्लास को चेक कर रही थी, अब देखो फिर से बफरिंग होनी शुरू हो गई है। तो आज बफरिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है ना। हाँ, तो इससे आगे की क्लास में अब कल कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है दोस्त। तो कल मैं आप लोगों को विटामिन के बारे में बताऊंगी। कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, विटामिन के बारे में, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों को विटामिन से रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको पढ़ा रही हूँ। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक। कल मैं आप लोगों को क्या करूँगी, कल हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो कल मैं आपको विटामिन से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो पढ़ाऊंगी, ठीक है। विटामिन, कल हम लोग विटामिन्स पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आज मुझे दिख रहा है बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना, है ना। बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से देखो। पैक्टीन के बारे में मैंने बताया कि अचार बनाने में इस्तेमाल होता है, पिकल बनाने में, और इसी से हम लोग जैम और जेली यानी मुरब्बा बनाते हैं, ठीक। और मैंने स्टार्च के बारे में बताया था कि ये पौधों में संचित ऊर्जा है। जब पौधे अपने लिए खाना बनाते हैं तो कुछ हिस्सा एनर्जी का अपने आप उनकी पत्तियों में, जड़ों में जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्टोर हो जाता है, तो वही होता है प्यारे दोस्त स्टार्च, ठीक है। हेपेरिन की अगर बात करूं तो ये आपकी धमनी और शिराओं में रक्त को जमने से बचाता है। अच्छा, ठीक हो गया है। तो चलो आओ देखते हैं विटामिन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोग विटामिन की बात करते हैं दोस्त, जब हम लोग बात करेंगे किसकी, विटामिन, तो हेडिंग डालेंगे अब विटामिन, ठीक। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जब हम खाते हैं तो कितनी एनर्जी मिलती है, 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी हम लोगों को मिलती है। ये पॉइंट बताया था मैंने अभी। तो आइए भाई विटामिन के बारे में अब बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे विटामिन। विटामिन से सेकंड नंबर पर क्वेश्चन आते हैं विटामिन। तो जो विटामिन्स होती हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैम विटामिन क्या होती है, ये पूछा जाता है। तो आप लोग बताओगे कि विटामिन कार्बनिक कंपाउंड है। विटामिन्स क्या होती हैं भाई, विटामिन्स कार्बनिक कंपाउंड होते, कार्बोनिक यौगिक है, कार्बोनिक यौगिक। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या थे, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण थे, तीनों से मिलकर बन रहे थे, 1:3:1 के रेशियो में मिला रहे थे हम, ठीक है, 1:2:1 के रेशियो में मिला रहे थे कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, तब कार्बोहाइड्रेट बन रहे थे। लेकिन विटामिन क्या होती है, ये कार्बन के ही बने होते हैं सिर्फ, तो विटामिन कार्बनिक यौगिक है। तो आप बताओगे दीज आर कार्बोनिक कंपाउंड,
तो ये होते हैं कार्बोनिक कंपाउंड। तो विटामिन होती हैं कार्बोनिक कंपाउंड। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं कि जो विटामिन है इनकी खोज किसने करी भाई। विटामिन की खोज, विटामिन की डिस्कवरी किसने करी थी? तो हम लोग बताएंगे कि विटामिन की जो खोज करी थी वो करी थी कैश्मीर फंक नाम के। किसने? कैश्मीर फंक। ठीक है, तो कैश्मीर फंक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन को डिस्कवर किया था। कैश्मीर फंक। क्लियर? कब? 1912 में। कभी कभी 1911 भी आ जाता है, तो मैं दोनों ईयर आपको मेंशन करवा देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 1911 और 1912 दोनों ही ईयर विटामिन की खोज के लिए बताए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो जो विटामिन होती हैं मैम, इनका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करती हैं विटामिन, हम क्यों खाते हैं विटामिन को, विटामिन के कार्य क्या होते हैं? तो जब हम विटामिन के कार्य की बात करते हैं तो विटामिन मेनली दो काम करती हैं हमारे शरीर। एक तो हमें क्या करती है, रोगों से बचाती है ना भाई, रोगों से बचाने का काम, रोगों से बचाव करती है, रोगों से बचाव। ठीक है, जब कोई बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर उसको मल्टीविटामिन सिरप देते हैं खाने के लिए, है ना। बच्चे कहते हैं लो बच्चों को ये मल्टीविटामिन सिरप पिलाओ, तो मतलब बच्चों को रोगों से बचाने की इम्यूनिटी देती हैं जो विटामिन हो। ठीक है ना, क्लियर है ना। एक विटामिन की खोज, विटामिन की डिस्कवरी किसने करी थी? तो हम लोग बताएंगे कि विटामिन की खोज करी थी। कीवर्ड करी समझ नहीं आया, क्या बोलना चाह रहे हो भाई? ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो अब देखो इधर, तो ये रोगों से बचाव करती हैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी, आप लोगों को इम्यूनिटी देती है WBC की तरह। ये भी आपको रोगों से बचाती हैं विटामिन, आपकी इम्यूनिटी को बनाती हैं, स्ट्रोंग बनाती हैं। और दूसरा क्या काम करती हैं? उपापचय दर को नियंत्रित करती हैं। क्या करती हैं? उपापचयी दर को नियंत्रित करती हैं। तो दूसरा काम होता है इनका, उपापचयी दर को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो ये एक और काम हो जाता है किसका? विटामिन का। उपापचयी दर को नियंत्रित करती हैं, यानी कि ये क्या करती हैं? कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रेट, हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती हैं। यहाँ लिख देती हूँ, कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? मेटाबॉलिक रेट मतलब आपके शरीर के अंदर पाचन प्रणाली को अच्छा रखती हैं, आपके शरीर में हार्मोन अच्छी मात्रा में बनेंगे, एंजाइम अच्छी मात्रा में बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये होती हैं प्यारे दोस्त आप लोगों का मेटाबॉलिक रेट, है ना। तो मेटाबॉलिक रेट को क्या करती हैं? ये कंट्रोल करती हैं जो विटामिन हो। ये हो गया, ठीक है, क्लियर। मल्टीविटामिन क्या होता है? अरे भगवान, मल्टी का मतलब बहुत सारे, विटामिन का मतलब विटामिन, ऐसी दवाई जिसमें बहुत सारी विटामिन का सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं मल्टीविटामिन। जो बच्चों को पिलाई जाती हैं, छोटे बच्चों को घुट्टी, जानते हो घुट्टी के तौर पर दी जाती हैं, वो होती है मल्टीविटामिन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, कोई कोई तो ऐसा लगता है कि हमारे पृथ्वी ग्रह का है ही नहीं, ऐसा लगता है कोई कोई मंगल ग्रह से आ गया है कोई कोई तो ऐसे क्वेश्चन पूछते, भैया जमाना कहाँ चला गया है, 20s 80 21 सेंचुरी, और भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलो कोई बात नहीं, उनको डाउट को क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। चलो भाई आओ आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन के कितने प्रकार होते हैं भाई, है ना। तो विटामिन के प्रकार अब हम लोग पढ़ते हैं, विटामिन के प्रकार, एक टाइप्स ऑफ विटामिन। क्लियर? तो भाई अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन की। टाइप्स ऑफ विटामिन, मेरे दोस्तों विटामिन के प्रकार कितने होते हैं? तो हम बताएंगे कि विटामिन होती हैं दो तरीके की। ठीक है, विटामिन दो तरीके की होती हैं। क्लियर? चलो भाई, एक होती है आप लोगों की कौन सी विटामिन, हम बताएंगे, एक होती है जल में घुलने वाली विटामिन, जल में घुलनशील, मतलब जो पानी में डालने पर पानी में घुल जाती हैं, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक, एक हो जाती हैं पानी में घुलने वाली विटामिन। क्लियर? जिसको कहते हैं हम वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन,
क्लियर दोस्तों, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। और दूसरी हो जाती है वसा में घुलनशील। वसा होता है बेटा घी, मक्खन, जो घी खाते हो वो मक्खन, ठीक है? क्लियर? तो ये होती है वसा में घुलनशील। दूसरी हो जाती है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, फैट सोल्यूबल, ठीक है? अब आपको ये पूछा जाएगा पेपर में कि कौन सी वसा में घुलने वाली विटामिन है, कौन सी जल में घुलने वाली विटामिन है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जल में घुलने वाली विटामिन होती है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B4 कोई नहीं होती। कभी क्या हो मैडम तुमने B4 तो लिखा ही नहीं, तुम तो गिनती भूल गई। तो भाई B4 कोई विटामिन नहीं है, B5 होती है। विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, B8 भी कोई विटामिन नहीं होती, और 11 और 10 भी नहीं होती, विटामिन B12 और विटामिन C। तो प्यारे बच्चों ये इतनी विटामिन पानी में घुलने वाली विटामिन है, ठीक है? ये इतनी विटामिन पानी में घुलने वाली है। इनको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि कभी भी पूछे कि पानी में घुलने वाली विटामिन, तो बी और सी हो। विटामिन बी और सी पानी में घुलती हैं। देखो ये सारी की सारी बी विटामिन है, ये सब बी है, बी, और ये है एक सी, ठीक है? तो विटामिन बी और सी पानी में घुलती। जबकि मैम कौन कौन सी विटामिन है जो घी में घुल जाती है? आपने सब्जी में घी डाल दिया, अब घी के साथ कौन सी विटामिन है जो सब्जी में घुल जाएंगी और आपके पेट में चली जाएंगी? तो ये होती हैं 4 विटामिन। कौन कौन सी? KE, D। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चीजें, ठीक है?